तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास टेन प्रतिदर्श प्रश्न पत्र गणित का मॉडल पेपर। तो यूपी बोर्ड के गणित के मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्लास 10 का है 2023-24, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके सेक्शन ए के। तो ये देख पा रहे हैं, ये हमारा गणित का मॉडल पेपर है। तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सेक्शन अ पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कोई हमारी दो संख्याएं हैं, एलसीएम उसका दिया है 60 और एचसीएफ दिया है 3। कह रहा है पहली संख्या हमारी 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह पूछ रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखते हैं, जो फॉर्मूला हमारा होता है एलसीएम एचसीएफ का, यह होता है कि a इंटू बी। यदि कोई दो संख्याएं हैं तो a इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ a बी इंटू एलसीएम a b। अर्थात दो संख्याओं के लिए संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन चीजों को रखते हैं। a बराबर दिया है हमारा 12 और b हमको निकालना है। एचसीएफ ए बी की बात करें तो एचसीएफ दिया है हमारा 3 और एलसीएम दिया है 60, जहां से हमारा जो b निकल के आएगा 3 इंटू 60/12। ये 3 से कट जाएगा और ये 15 से। तो बी हमारा आया 15, अर्थात इसका हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा इसका दूसरी संख्या हमारी होगी 15। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ध्यान दीजिए, शून्येतर कह रहा है। शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर जो हमारी कोई परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या। तो हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी जो परिमेय संख्या होती है, तो अगर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल है तब हमारा रिजल्ट हमारा परिमेय संख्या ही आता है। और परिमेय अगर अपरिमेय का गुणनफल है तो रिजल्ट हमारा अपरिमेय प्राप्त होता है सदैव। तो शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल की बात करें तो ये सदैव हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसकी जगह अगर यह प्रश्न होता कि हमारा एक अपरिमेय संख्या है, दूसरी भी अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता था। पर इस स्थिति में जब परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होगा तो जो इसका उत्तर होगा वो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो तीसरे एमसीक्यू में कह रहा है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो रेखीय समीकरण के हल की बात कर रहा है। तो रेखीय समीकरण के हल के 3 कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारा रेखीय समीकरण होता है, इसका सामान्य प्रारूप होता है a1x1 + b1 y1 + c1 = 0, और दूसरा होता है हमारा a2x2 + b2 y2 + c2 = 0। अगर हम इससे इन समीकरणों की तुलना करें तो हमें क्या मिल के आता है कि a1 बराबर है 1 जो x का गुणांक है, और हमारा b1 बराबर है हमारा 2 जो y का गुणांक है, और c1 बराबर है -5। जब भी आप इन प्रश्नों को हल करें तो एक चीज ध्यान लें कि a b c तीनों गुणांक हमारे एक तरफ हो, ये बराबर 0 हो, यह ध्यान आपको रखना है। अब अगर हम बात करें a2 की, तो a2 बराबर है 4 के, b2 बराबर है 8 के, और c2 बराबर है -20 से। अब यहाँ पे हम जानते हैं इनकी जो कंडीशंस होती है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 ना हो, इस स्थिति में इसके हमारे एक हल होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं और एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। द्वितीय स्थिति होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2
हमारे अनेक हल प्राप्त होते हैं और रेखाएं हमारी क्या होती हैं, समपाती होती हैं। इस स्थिति में रेखाएं हमारी समपाती होती हैं और अनेक हल प्राप्त होते हैं। और तीसरी स्थिति में जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू इक्वल टू b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता और रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। ठीक है, जैसे दो रेखाएं बनती हैं हमारी, तो पहली कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, दूसरी कंडीशन में दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, समपाती हैं, तीसरी कंडीशन में रेखाएं हमारी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको रख पाए तो देखिए हमारा ये आ रहा है 1/4 बराबर 2/8 बराबर -5 बटे -20, 5 चौक 20, 1/4 अर्थात तीनों 1/4 मान बराबर है। यह द्वितीय वाली शर्त पे लागू हो रहा है कि अनेक हल प्राप्त होंगे और रेखाएं समपाती होंगी। तो अपरिमित रूप से अनेक हल इसका सही आंसर होगा। चौथे एमसीक्यू में देखें तो कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, मतलब सबसे बड़ी संख्या है, मतलब कि एचसीएफ हमें निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसफा जिसे बोलते हैं। फिर 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 बच रहा है, अर्थात 70 में से 5 बचेगा, 125 में से 8 बचेगा। तो अगर इनमें से हमें क्रमशः 5 और 8 घटाकर उनका क्या निकाल एचसीएफ, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वो संख्याएं क्या हैं। तो पहली स्थिति में अगर हम 70 से 5 निकाल देते हैं तो 65 बच रहा है, और दूसरी संख्या हम 125 से 8 निकाल देते हैं तो 117 बच। अब दोनों का हम 65 का और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। अगर हम 65 का गुणनखंड करें तो 65 हम जानते हैं 13 बचे 65, 13 × 5 होगा, और इसका गुणनखंड करें तो 13 × 9 होगा। तो देख पा रहे हैं दोनों में 13 हमारा कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ इनका क्या होगा, 13 होगा। अतः इसका आंसर हमारा क्या होगा, वह बड़ी संख्या हमारी 13 होगी। 13 से जब हम 70 में भाग देंगे तो 5 बचेगा, 125 में भाग देंगे तो 8 बचेगा। तो इसका यह ऑप्शन हमारा सही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कह रहा है हमारा। तो 3 का प्रथम 5 गुणज क्या होंगे हमारे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। ये 5 3 के प्रथम गुणज हैं, इनका अगर हम योग कर दें तो कितना हो रहा है, देखिए 6 3 9, 9 9 18, और 18 और 12 होता है 40, और 40 15 होता है हमारा 55। तो ये हमारा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। इसका ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होता है, 55 होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन दिया है हमारा, ये देख पा रहे हैं। तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब भी द्विघात समीकरण दे तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण की तुलना कर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण का प्रारूप होता है वो होता है हमारा ax² + bx + c बराबर 0, इसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण की बात कर रहा है, विविक्तिकर कह रहा है, तो विविक्तिकर हमारा कहा जाता है b² - 4ac को द्विघात समीकरण का हम विविक्तिकर कहते हैं। अगर अब यहाँ पे इस विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा हो तो उसके दो असमान मूल मिलते हैं, दो असमान। अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक और 2 असमान मूल प्राप्त होते हैं। अगर 0 के क्या है, बराबर है, तो 2 समान मूल प्राप्त होते हैं। और विविक्तिकर 0 से छोटा है तो काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। तो यह इसका विविक्तिकर की जांच करने की विधि होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -4, और c बराबर कितना है 3। अब हम विविक्तिकर की जांच करेंगे b² - 4c। जब भी आप विविक्तिकर लिखिए तो इसके चिन्ह का जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। b² - 4ac, तो b² - 4² - 4a और c, ठीक है। तो ये 4 चौक 16 हो गया, और 4 दूनी 8 तिहाई 24। तो ये हो रहा है हमारा -8 आ रहा है, जो कि 0 से छोटा है। -8 0 से छोटा है, अर्थात b²
-4AC का मान लेस देन 0 है। इस स्थिति में इसके काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं और कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। अब देखते हैं कि हमें ऑप्शन क्या दिए हैं, तो हमारा आंसर उसी के हिसाब से होगा। ऑप्शन क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण की विविधीकरण शून्य से कम है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है हमारा समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सही है। तो तीसरा कह रहा है समीकरण की विविधीकरण शून्य है, नहीं शून्य नहीं है, मूल वास्तविक है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कि ए व बी दोनों सही हैं, जो कि इसके ऑप्शन में, तो यहाँ पर ए व बी दोनों सही हैं, यही इसका आंसर होगा। 7वां MCQ देखें तो हमारा कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत है, इसके 3 शीर्ष दिए हैं ए ओ बी, इसका विकर्ण पूछ रहा है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर हम आयत की बात करें तो इसको 7वें का इस प्रकार देख सकते हैं भैया, तो ये हमारा ए बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक 0,3 है। इसके नीचे हमारा ओ बिंदु है जिसके निर्देशांक हमारे 0,3 है, और इस तरफ हमारा बी बिंदु है जिसके निर्देशांक 5,0 है। तो डायगोनल अर्थात हमें ए बी पूछ रहा है। ए बी हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बाकी इसमें x1 x2 की जगह बदलने पर भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। तो जब हम बात करेंगे x2, तो हम AB निकाल रहे हैं, AB के बीच की दूरी। तो AB के लिए x2 हमारा कितना है, हमारा 5 है, और x1 कितना है, 0 है। 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 है, और y1 कितना है, 3 है, 0 - 3 का स्क्वायर। तो D बराबर हमारा आ जाएगा √25 प्लस -3 का स्क्वायर 9। तो 25 और 9 हमारे हो जाते हैं √34। तो √34 थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, √34। हम 8वें MCQ को देखते हैं। यह कह रहा है कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है। एक मूल क्या कह रहा है, इसका 1/2 है, तो k का मान निकालना है। देखिए अगर देखें तो इसी से संबंधी एक क्वेश्चन भी होता है कि अगर इसका विविधीकरण शून्य हो तब तो b² - 4ac = 0 रखकर निकाल सकते हैं, या समान मूल है तो भी। तो यहाँ पे कह रहा है एक मूल ही दिया है, अर्थात x की वैल्यू को ही दिया है। ये हमारा क्या है, एक मूल का मतलब क्या होता है कि भाई x माइनस उस मूल के वैल्यू को रखने पे 0 आता है। तो यहाँ पे x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, हमको 1/2 प्राप्त हो रहा है। इसी 1/2 को हम इस द्विघात समीकरण में रख देंगे और देखते हैं क्या आंसर हमको प्राप्त होता है। तो x की जगह हम रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 = 0। यहाँ से देख पाए 1/2 का ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस k/2 बराबर 5/4। इसको पक्षांतर करेंगे तो हमें मिल जाएगा k/2 बराबर 5/4 माइनस 1/4, या इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4 या 1 आया। जहाँ से k की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 2 का 1 में गुणा करेंगे, k बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। तो k बराबर 2 अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, k बराबर 2, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट MCQ को देखें तो कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। बिल्कुल, अगर हमारा कोई दो त्रिभुज है उनके संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती में होती हैं, यह भी सही है। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यह दोनों ऑप्शन हमारे सही है। थर्ड ऑप्शन दिया है उपयुक्त दोनों, तो बिल्कुल सही है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही है कि उपयुक्त दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, और यह त्रिभुज हमारे समरूप होंगे अगर दोनों ऑप्शन हमारे सही है। थर्ड वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज में एंगल C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को लॉन्ग में भी किया जा सकता है। यह क्वेश्चन सिद्ध होता है हमारा समरूपता, परंतु एक नंबर में अगर हम इसे देखेंगे तो सीधे इसका हम नियम लगाएंगे कि, तो अगर हम इसके एक नंबर की बात करें तो एक नंबर के हिसाब से देखें तो पहले हम बात करते हैं एक त्रिभुज ABC है, एंगल C। तो हम त्रिभुज की बात करें तो ये देखिए हम एक त्रिभुज बना रहे हैं,
ये त्रिभुज ABC है, इसका C कितना है हमारा 90 अंश का है, C 90 अंश का है। और साथ में AC भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की है और BC भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की है। तो यह हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण स्क्वायर अर्थात AB स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर से, जहां से हमारा AB स्क्वायर बराबर निकल जाएगा BC स्क्वायर की जगह वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 का स्क्वायर और AC स्क्वायर है हमारा 3 स्क्वायर। तो यहाँ से 16 प्लस 9 या 25 आएगा, या AB बराबर हमारा हो जाएगा √25 या 5। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं AB बराबर हमारा 5 निकल गया। अब जब बात करते हैं तो मध्यिका, या फिर मध्यिका क्या हो? मध्यिका शीर्ष कोण से सामने वाली भुजा पे खींची गई रेखा होती है जो उस सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ C से मध्यिका खींची गई है जो D पे काट रही है, तो AD और BD की लंबाई बराबर होगी। यह मध्यिका प्रमेय होता है जिसको इन दोनों त्रिभुज की समरूपता से सिद्ध किया जा सकता है। पर अगर हमें यहाँ पे MCQ में करना है इसको, तो हम ये सिंपल चीज जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की मध्यिका कर्ण की आधी होती है। तो समकोण त्रिभुज की मध्यिका क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कर्ण पे खींची गई मध्यिका है, तो कर्ण हमारा आया है 5 सेंटीमीटर, तो मध्यिका हो जाएगा हमारा 5/2 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सीधे हम लोग इस नियम से इसको कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज की मध्यिका कर्ण की आधी होती है। इसका आंसर होगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन MCQ के हिसाब से थोड़ा सा लॉन्ग है पर काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1, तो sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? तो इसको करने के लिए हम इसको LHS का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमने लिखा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। ये हमारा दिया है, हमने दोनों तरफ इसका वर्क कर दिया। इस वर्क को अगर हम तोड़ें तो हमें मिलेगा a स्क्वायर, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। इस वैल्यू को ये हमारा 1 होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा, ये हमारा ये फॉर्मूला है 2। तो खैर यहाँ पे हम 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में रख देते हैं इक्वल टू 1। इसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, या यहाँ से हमें मिल जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। आगे हम थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में इसके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा दूसरा पहलू है, हम लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पावर 4 चाहिए तो इसी का हम उपयोग कर इक्वल टू इसका हम प्रसार करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू जाननी, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस, अब यहाँ पे साइन का थीटा प्लस का थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये 1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये इक्वल टू हमारा 1 है। तो साइन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा प्लस, अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में पुनः साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, यह वैल्यू हमारी किसके बराबर आ रही है? 0 के। तो यह पूरा मान हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और साइन पावर 4 थीटा इंटू कॉस पावर 4 थीटा बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? हमको 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 1। ये वाला पहला ऑप्शन हमारा इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा साइन 2a बराबर 2 साइन, तब सत्य हो जब a बराबर हो, कह रहा है a का मान बताइए। तो देखिए साइन 2a की, तो साइन 2a हमारा होता है, साइन 2a का फॉर्मूला है साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो इसको रिप्लेस अगर हम इसमें कर दें तो ये हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। इनको अगर हम पक्षांतर करें तो 2
साइन ए इंटू कॉस ए माइनस टू साइन ए इक्वल टू 0। इन दोनों में हम साइन ए को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 साइन ए कॉमन लेने पे हमारा बच क्या रहा है, कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 2 साइन ए कॉमन ले लिया। अब या तो यह 0 है या तो यह 0 है, तो अगर हम यदि कॉस ए माइनस 1 बराबर 0, तो कॉस ए इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 1। तो अब आप बताइए कॉस का मान 1 कब होता है, कॉस का मान 1 होता है, कॉस का मान 1 होता है हमारा कॉस 0 पर, अर्थात ए बराबर कितना आया हमारा 0 अंश आया। ठीक है। दूसरा, अगर हम 2 साइन ए इक्वल टू 0, तो सीधी सी बात है 2 साइन ए इक्वल टू 0, या 2 इधर जाएगा तो साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए का मान 0 कब आता है, ये भी आता है ए बराबर 0 पे, अर्थात ए बराबर 0 पे यह संतुष्ट हो, तो इसका ऑप्शन हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 0 अंश। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा पर 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान गया। तो देखते हैं, दिया है हमारा 4 tan, तो 4 tan थीटा, तो यहाँ पे हम इससे निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 3/4। अब हम जानते हैं जो tan का मान होता है वो लंब बटे आधार होता है। tan का मान हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 3 हमारा लंब हो गया, आधार हमारा 4 हो गया, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखें, लंब की वैल्यू हमारी 3 स्क्वायर है, आधार की 4 स्क्वायर, ये हमारा होगा 25, या यहाँ से हमारे कर्ण प्राप्त हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए हमें यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना आया हमारा 3 है, और कर्ण कितना आया 5, और कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा हो गया 4/5। तो इनकी वैल्यू को अगर अब इसमें हम प्रयोग करते तो 4 इंटू साइन थीटा के लिए बात करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3/5 आई है, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 4/5 अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा 4×3=12 माइनस 4/5 अपॉन 12 प्लस 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, 12 से 4 निकल जाएगा, तो हमारा 8 बच जाएगा, और 12 और 4 8/16 या 1/2। तो 1/2 एक सही आंसर है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, जब भी आप एमसीक्यू के क्वेश्चन करिए तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने में बिल्कुल घबराइए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अगर सेक ए प्लस tan ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा, तो यहाँ पे इसके दो तरीके, या तो इनको हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालें, या तो इनको हम चेंज कर दें। तो चेंज करके निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, तो ये देखते हैं। सेक थीटा हमारा बराबर होता है 1/cos थीटा के, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के, और प्लस tan थीटा हम जानते हैं साइन थीटा अपन cos थीटा tan थीटा होता है पहले ब्रैकेट में। दूसरा ब्रैकेट है हमारा 1 माइनस साइन ए, सॉरी ये ए के लिए लिखा है तो हम भी ए ही लिख देते हैं, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो cos ए दोनों नीचे है, नीचे हमने लिख दिया cos ए, ऊपर हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब ये हमारा एक फार्मूला होता है साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस, तो यहाँ से ये हमारा हो जाए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा हमारा कॉस स्क्वायर ए के, और अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा हमारा कॉस ए बच जाएगा, तो कॉस ए इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए, ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, का मान होगा कॉस ए के बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन बेटा आप लोगों के दिमाग से खेल रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करना भी नहीं है, खाली दिमाग से खेल रहा है ये,
कह रहे देखो त्रिज्या r बराबर हमारी कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी है। त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया है, 60 अंश दिया है। तो क्षेत्रफल बताओ। अब जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a बराबर होता है हमारा पाई r स्क्वायर अपान 360, तो ये त्रिज्यखंड का एंगल होता है स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा होता है। अब देखिए देखें तो ऑप्शन में कहीं अर्थात ये जो कुछ लिखा का कोई उपयोग नहीं है, या सिर्फ आपके दिमाग से खेलों से बचे, सीधे आंसर को चुनिए। पाई स्क्वायर थीटा अपान 360 ये सही ऑप्शन है के लिए दिया है, जिनका कोई उपयोग नहीं है। इस फॉर्मूले से इसका आंसर सकता है, तो ही फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 देखते हैं। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही किससे मिलकर बना होता है? चलो भैया एक सुराही बनाते हैं, गर्मियां आ रही हैं, सुराही से पानी पीने का काम देगा। तो लो ये हमारी सुराही बन गई, ठीक है। थोड़ा काम भर का है, सजाना हो तो भैया लो सजा लो, भैया सजा देते हैं, थोड़ा सा डिजाइन विजाइन बना लेंगे, पर कोई काम नहीं डिजाइन में। तो देखिए ये वाला पोर्शन हमारा किसका है, बेलन का है। ये पोर्शन हमारा किसका है, बेलन का है। और ये वाला पोर्शन हमारा किसका है, गोला है। तो सुराही संयोजन किसका होगा, एक गोला और एक बेलन। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। तो ये सुराही है, तो इसका अगर हमें आयतन निकालना होगा तो बेलन का आयतन नीचे गोला का आयतन दोनों का जोड़ कर लेंगे तो सुराही का आयतन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका मीडियन का। तो मेन मीडियन मोड से क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं। तो कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की विषम, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूरा देखिए, धनात्मक विषम संख्याओं की बात कर रहा है। तो धनात्मक विषम संख्याएं 1 से 10 की कौन सी होंगी, 1 होंगी, 3, 5, 7 और 9। सिर्फ यही संख्याएं हैं हमारी 1 से 10 के बीच का योग माध्य पूछ रहा है। माध्य मतलब कुल संख्याएं बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्याएं हमारी कितनी आई, 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। तो हम देख पाए 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 9, 18 और 18, 7 होता है हमारा 25 होता है। तो 25 बटे 5, तो ये कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। तो 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का योग 5 होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 आंकड़े 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका या अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इन्हें सरलता से निकाला जा सकता है। माध्यिका निकालने के लिए दो तरीके हैं कि हमारे जो पद है, टर्म्स हमारे सम है कि टर्म्स हमारे विषम है। अगर टर्म्स हमारे विषम है तो सीधे होता है हमारा n+1/2 पद। लेकिन अगर पद हमारे सम होते हैं तो n+1/2 पद और n/पद प्लस n/2। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े जितने समय n/2 प्लस n/2 + 1 वह पद या टर्म और इनका आधा। तो n+2 6/2 अर्थात तीसरा पद हमारा कौन सा है, 16 है। और तीसरा प्लस 1 चौथा पद हमारा क्या है, 17 है। 16 + 17/2। तो 16 + 17/2 अगर हम जोड़ेंगे तो 7, 6 ये हो रहा है हमारा 13। तो कैरी बन जाएगा हमारा 33/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, मध्यिका होगी। तो देखो माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच संबंध की बात कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणित मध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये बहुलक का हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये निकाल लेते हैं। तो मध्यिका पूछ रहा है, ये हमारा क्या दिया, बहुलक दिया है 45। तो 45 = 3 × मध्यिका हमको निकालना है। मध्यिका को हमने माना है x और माध्य दिया है 27। तो -2 × 27। अगर इसको हम पक्षांतर कर देंगे, 27 दूना होता है हमारा 54। तो 54 + 45 बराबर 3x। तो 5, 4, 9 और 5, 4, 9। ठीक है, 54 और 45 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 99 और 99/3 हमारा हो जाएगा ये x, जो कि होगा 33। तो देख पा रहे 30 कहाँ है, ये वाला ऑप्शन हमारा 33 सही है। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, बहुलक बराबर 3 गुणित मध्यिका -2 गुणित माध्य।
ये ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक जब एक पासे के को फेंका जाता है तो देखो पासे की बात करें तो पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, तो कुल संभावना बनती है 6। नंबर ऑफ समेशन है, नंबर ऑफ समिष्टि कितनी है, कुल 6 है। अब करा कि 3 से छोटी एक विषम संख्या, देखो 3 से छोटी विषम संख्या की बात करें तो खाली एक हमारा होता है 3 से छोटी विषम संख्या, अर्थात 6 संख्याओं में आने की संभावना कितनी है, 1 है, तो 1/6, तो ये कुल संभावना क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो ये थे हमारे पूरे 20 MCQ क्लास 10th के यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर के। आइए देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का खंड ब, स्पष्ट कीजिए कि यह एक भाज्य संख्या है और क्यों है। देखिए भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो सअभाज्य संख्या एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से क्या हो, अन्य से विभाजित हो, अन्य से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर हम साबित कर दें कि इसमें कोई और कॉमन गुणनखंड है, फैक्टर है, तो यह भाज्य संख्या बोली जाएगी। तो ये देखते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है कि 3 × 5 × 7 + 7। अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 3 × 5 + 1, अर्थात यह संख्या हमारी 7 से विभाजित है, 7 इसका फैक्टर है, 7 गुणनखंड है, तो यह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, अतः यह कैसी संख्या है, यह हमारी भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो जब भी भाज्य संबंधी क्वेश्चन दे तो आप उनमें से कॉमन लेकर सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ वह कट रही है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका ख कह रहा है cot थीटा बराबर कह रहा है 7/8। तो cot थीटा हमारा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो हमें आधार दिया है, लंब दिया है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रखने पे हमें प्राप्त होता है कर्ण स्क्वायर। तो देखिए कर्ण निकालना है हमको, आधार कितना दिया है हमारा, आधार दिया है हमारा 7 और लंब दिया है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर होगा हमारा 64 और 7 स्क्वायर होगा 49। दोनों को जोड़ने पे हमारा आएगा 9 × 4 = 13, कई 1 6 × 10 = 11, 113 आया। तो कर्ण बराबर हमें प्राप्त हो गया √113। अब सीधी सी बात है, कर्ण हमें प्राप्त हो गया, हमें क्या चाहिए था, साइन। देखिए 1 + sin θ 1 - sin θ, a² - b² है, तो हम सीधे यूज कर सकते हैं 1² a² - b², और नीचे भी a² - b² है, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1² - sin² θ अपान 1² प्लस cos² θ। ठीक है, ये वैल्यू को हम सीधे यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हमारा साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो 1 - sin की जगह हम रखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे लंब हमारा कितना है 8। ठीक है, 8² बटे कर्ण, 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 113 अपान माइनस cos θ आधार बटे कर्ण स्क्वायर। आधार कितना है हमारा 7 स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर अपान 113। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 × 8 = 64/113 और 7 × 49/113, ऐसे हम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप पाएंगे अन्य मॉडल्स पेपर का भी अपडेट, जो ही हम जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।